these amendments are relevant for May 2016 exams, right? So ऑलरेडी आपने देखा होगा कुछ कुछ एरियाज में तो अमेंडमेंट्स हुए, देखा होगा। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है पक्का। ये जो अमेंडमेंट्स है, इन अमेंडमेंट्स में तो 10-15 मार्क्स के तो क्वेश्चन तो आने ही आने। हाँ या ना बोलिए, कंफर्म, सभी को पता है, ओपन सीक्रेट है, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें, ओपन सीक्रेट है पक्का। 15-20 मार्क्स तक तो आते ही है। सेक्शन 76, सेक्शन 78 सर्विस टैक्स, सेक्शन 75 इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर 2014 में अमेंडमेंट हुआ, 18%, हाँ 24% एंड 30% ऐसा करके स्लैब दिया ना। 3% कम होता है वो 60 लाख वाले का, वो तो अभी भी जिंदा है, अभी भी वैलिड है। क्वेश्चंस अभी भी आ सकते हैं, आ चुके भी है। सेक्शन 75 आगे तो पेनल्टीज है। 76 पेनल्टी नॉन फ्रॉड केसेस, जहां फ्रॉड नहीं हुआ। 78 फ्रॉड केसेस, ये तो मैं यहां पे लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई नवंबर दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फाइनेंस एक्ट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहां भी मैं वही कर रहा हूं। 50 मार्क्स सर्विस टैक्स का है तो सबसे पहले सर्विस टैक्स स्टार्ट ना करूं और क्या करूं? हाँ जी, पहले 50 सर्विस टैक्स से स्टार्ट करूं क्योंकि 50 मार्क्स की वेटेज है, और सर्विस टैक्स कंप्लीट करने के बाद एक्साइज वगैरह में जाऊंगा या इंसिडेंटली डिस्कस करूंगा। सो सर्विस टैक्स के अंदर पेनाल्टी प्रोविजन सेक्शन 76 एंड 78 दोनों को इन्होंने चेंज कर दिया। सो रीड्राफ्टिंग किया, पुराना हटा दिया सारा, सेक्शन नंबर बचाए, लैंग्वेज पूरा चेंज कर दिया और सिंप्लीफाई किया, इजी कर दिया और एसएससी फ्रेंडली बना दिया। इतना कुछ किया, मतलब इनको लगा कि खून चूसने वाला काम ना करे। लुक एट द प्रेजेंटेशन। नॉन फ्रॉड केसेस means the violation is not due to fraud, willful misstatement, collusion or suppression of facts or any act in contravention with an intent to evade duty or tax। वो नहीं है तो fraud, प्लीज़, fraud नहीं है, collusion नहीं है, willful misstatement नहीं है, suppression of facts नहीं है, और any act इन कॉन्ट्रवेंशन विथ एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। मतलब फ्रॉड केसेस नहीं है, मेंसरिया केसेस नहीं है, जानबूझकर नहीं किया है ना आपने, ये उल्लंघन या वायलेशन जो भी हुआ आपने डेलिबरेटली जानबूझकर नहीं किया। सेक्शन 76 पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। अब क्या है, कहते हैं मैक्सिमम पेनाल्टी, ये तो मैक्सिमम है, फिक्स्ड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऑफ टैक्स, टैक्स 100 रुपया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया पेनाल्टी लगा सकते हैं। सेम सेंट्रल एक्साइज में भी अमेंडमेंट हुआ। सेक्शन 76, 78 दोनों का कंबाइंड सेक्शन है, सेक्शन 11 AC सेंट्रल एक्साइज। वहाँ कहते हैं मैक्सिमम 10% और 5000 रुपीज़ विच एवर इज ग्रेटर। इसका मतलब है कम से कम 5000 तो होगा, या तो मॉनेटरी लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम 10% ऑफ टैक्स। मगर ये वैसे आईपीसी के लिए भी रेलेवेंट ही है, पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन, देयर इज अ रिलैक्सेशन, nil or 25% of penalty. It is not 25% of tax, it is 25% of penalty। आपने 100 रुपये के लिए मैक्सिमम 10 रुपीज़ टैक्स 10 रुपीज़ पेनाल्टी लगा दिया, तो कितना होगा? एक तो नील हो सकता है, दूसरे केस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ की जगह 2 रुपये 50 पैसा होगा, 25% ऑफ द पेनाल्टी। गॉट द पॉइंट? विदिन 30 days ऑफ रिसीविंग शो काज नोटिस, क्योंकि सेक्शन 73 के अंदर शो काज नोटिस इश्यू होता है।
करस्पॉन्डिंग सेक्शन कस्टम्स के एक्साइज के अंदर सेक्शन 11A, सेक्शन 73 के अंदर नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ने, आपने या नोटिस रिसीव करने से पहले या नोटिस के बाद विदिन 30 डेज यदि जमा कर दिया, जो भी जमा करना है सारा सब कुछ, चाहे अमाउंट हो, इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो, जो भी हो, यदि आपने जमा कर दिया विदिन 30 डेज ऑफ रिसीविंग नोटिस, आपका पेनाल्टी नील होगा, केवल टैक्स एंड इंटरेस्ट ही पे करेंगे, पूरा माफ़ी। आपको याद होगा सेक्शन 80 वेवर ऑफ पेनाल्टी, सेक्शन 80 के अंदर पेनाल्टी वेव कर सकती है डिपार्टमेंट, याद है? वो हट गया, सेक्शन 80 ही हटा दिया। वेवर, कुछ वेवर का सवाल ही नहीं उठता, वेवर यही पे देखो, या यहाँ खुद वेव कर रहे हैं। आपने 30 डेज़ के अंदर पेमेंट दे दिया, फ्रॉड केस नहीं है आपका, 30 डेज़ विथिन 30 डेज़ ऑफ रिसीविंग शो कॉज नोटिस आपने पेमेंट दे दिया, या तो पेनाल्टी तो है नहीं, सर्विस टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे किया, और क्या है, बस पेनाल्टी बिल्कुल ही नहीं देनी। लेकिन आपने वेट किया या कंटेस्ट किया, अपोज किया, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया डिपार्टमेंट ने, तो ऑर्डर के बाद मगर विथिन 30 डेज़, वो भी 30 डेज़ है, एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद 30 डेज़ के अंदर जमा करोगे तो वहाँ पेनाल्टी फिर भी लगेगी। कितनी लगेगी? 25% ऑफ मैक्सिमम पेनाल्टी इम्पोज्ड अंडर द ऑर्डर। जिस ऑर्डर को पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, उस ऑर्डर में अमाउंट तो फिक्स किया उन्होंने, ऑर्डर पास करेगा तो फिक्स किया, जो पेनाल्टी उन्होंने फिक्स किया उतना नहीं देना आपने, कितना देना? इसका 25% ही देना, जबकि आप 30 डेज़ के अंदर जमा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ आपका सर्विस टैक्स लाइबिलिटी है, आपने रामा इज़ ए गुड बॉय की तरह 30 डेज़ शोकाज नोटिस इश्यू करते रिसीव करते ही 30 डेज़ के अंदर जमा किया, केवल 100 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट इफ एनी, नो पेनाल्टी। लेकिन आपने वेट किया या अपोज किया, ट्राई किया, माफ़ भी हो सकता है, तो ट्राई किया तो एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो फिर उन्होंने तय किया कि भाई ये आपका कंफर्म है, इतना अमाउंट देना ही है, 100 रुपीज़ पक्का कंफर्म देना ही है, और 100 ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लगा रहा हूँ, मैक्सिमम लगाएंगे तो कितना 10%, तो 10 रुपीज़ लगा दिया। सो 110 पे करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट इफ नहीं, इंटरेस्ट में वेवर तो कभी हो ही नहीं सकती। सो 100 रुपीज़ प्लस पेनाल्टी देने के लिए ऑर्डर पास किया इन्होंने। लेकिन एक और मौका आपके पास, जैसे ऑर्डर रिसीव किया 30 डेज़ के अंदर आपने जमा किया तो 100 रुपीज़ प्लस ये पेनाल्टी पोर्शन 25% ओनली, 10 रुपीज़ का 25% 2 रुपये 50 पैसा, 100 प्लस 2.5 102.5 जमा करो प्लस इंटरेस्ट इफ एनी। एक और मौका 25%, 10 रुपीज़ देना नहीं है। गॉट द पॉइंट? दिस इज नॉन फ्रॉड केसेस, जहाँ फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फ्रॉड है तो केसेस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एट्सेट्रा है, तो इनके लिए क्या करोगे? 3A कस्टम्स में पढ़िए, बात वही है। सो फ्रॉड केसेस में पेनाल्टी 100% होता है, ना कम ना ज़्यादा, फिक्स्ड है, मैक्सिमम 100% नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली 100% है। मगर रिलैक्सेशन देखिए, देर आर रिलैक्सेशन विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस है, तो नोटिस रिसीव करते ही 30 डेज के अंदर जमा किया तो आपने, इट इज़ 15% ऑफ टैक्स, इट इज़ नॉट पेनाल्टी, टैक्स का 15%, यानी 100 रुपीज़ टैक्स देना था, 100 रुपीज़ तो पेनाल्टी हो गया। हेलो, फ्रॉड केसेस में 100 का 100 हो गया, लेकिन ये पेनाल्टी अब शोकाज नोटिस रिसीव करते ही 30 डेज़ के अंदर, विद इन 30 डेज आपने जमा किया तो 15 रुपया जमा कीजिए, 100 रुपीज़ टैक्स प्लस 15 रुपया पेनाल्टी, 115 इंस्टेड ऑफ 200। वही केस चला, एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद आप जमा करोगे, लेकिन वो भी ऑर्डर के बाद मगर 30 डेज़ के अंदर है तो 25% ऑफ टैक्स, यानी
टैक्स 100 रुपीज़ है, उसका 25 रुपीज़। यानी फ्रॉड केसेस में विद इन 30 डेज ऑफ शो काज नोटिस है तो 115 रुपीज़, 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है, 15 रुपीज़। यदि एजुडिकेशन ऑर्डर के बाद मगर 30 डेज के अंदर है तो 125 रुपीज़ देना प्लस इंटरेस्ट इफ एनी। ये तो लॉ मेकर्स आर वेरी क्लियर, वो कहते हैं कि फुल 1 पैसा भी कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये बेनिफिट मना कर सकते हैं। सो जो भी है पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी इफ एनी जो भी है दे दिया आपने 30 डेज के अंदर, जो भी जैसे कहा गया। आपकी पेनाल्टी 15 रुपीज़, 15% और 25% एज द केस में भी। लेकिन व्हाट अबाउट एक्साइज? सेम वे एक्साइज एंड कस्टम्स में भी किया इन्होंने। कस्टम्स में इतना खास नहीं है, 28(2) 28(5) में थोड़ा सा अमेंडमेंट दिया, उसमें से आप देख लीजिए। लेकिन एक्साइज में इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 76 + 78 ऑफ फाइनेंस एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन 11 AC। एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन के अंदर दोनों सेक्शंस का इंफॉर्मेशन दिया है एक्साइज के अंदर। यानी नॉन फ्रॉड केसेस एंड फ्रॉड केसेस दोनों को एक ही सेक्शन के अंदर कवर किया। और वहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है। कैसे? नॉन फ्रॉड केसेस है मैक्सिमम 10% और 5,000 रुपीज़ विच एवर इज ग्रेटर। 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, सर्विस टैक्स में नहीं है, एक्साइज में, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारा वही है। वहाँ नील होता है 30 डेज के अंदर है तो, यहाँ पे तो मैक्सिमम 25% ऑफ पेनाल्टी होता है। और फ्रॉड केसेस है तो वहाँ 15% होता है, 25% होता है, सेम होता है। सेम इज द केस अंडर एक्साइज आल्सो। ये थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आइडिया, यू विल गेट एन आइडिया। सो सेक्शन 73 शोकाज नोटिस इशू करने का, करस्पॉन्डिंग सेक्शन एक्साइज के अंदर 11A। ऑफ कोर्स सेक्शन 28 है कस्टम्स में, मैंने मेंशन नहीं किया। सेक्शन 76 एंड 78 पेनाल्टी के प्रोविजंस है फाइनेंस एक्ट के अंदर, करस्पॉन्डिंग सेक्शन 11AC। सो फाइनल लेवल पे सेक्शंस कोट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे पढ़ोगे, कैसे लर्न करोगे, वो इट इज़ अप टू यू। सो यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज इफ़ यू कैन कोट सेक्शन नंबर्स। बिना सेक्शन नंबर्स कोट किए यदि आपने पेपर पूरा लिखा, वो समझेंगे। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा ये आलसी है। आलसी नंबर 1 नहीं है तो कम से कम नंबर 2 या नंबर 3 है। टू दैट एक्सटेंट थोड़ा सा डिस्काउंटिंग होगा। सो टैक्स लॉ में मेन एरियाज़ में सेक्शन नंबर्स ज़रूर कोट कीजिए। सेक्शन नंबर्स के साथ पढ़ने की आदत बनाइए। रूल नंबर्स, सेक्शन नंबर्स जहाँ होते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर्स 2-3-4 नोटिफिकेशंस है, कुछ खास नोटिफिकेशंस होते हैं, छोड़ के बाकी नोटिफिकेशन नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन नंबर 25 है, आप मेगा एग्जम्पशन है सर्विस टैक्स, वो तो वैसे भूलोगे नहीं। 26 पार्शियल एग्जम्पशन, एबेटमेंट, ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस है। नोटिफिकेशन 33 स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन नंबर्स याद कीजिए। जैसे एक्साइज में फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन नंबर 67/95 आपका वैल्यूएशन में कैप्टिव कंजम्पशन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 67/95। ऐसे सेनवेट क्रेडिट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्कीम में 3 नोटिफिकेशंस हैं। जॉब वर्कर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है तो एग्जम्पशन ले सकता है, वो है नोटिफिकेशन नंबर 83/94, नोटिफिकेशन नंबर 84/94, तीसरा नोटिफिकेशन नंबर 214/86। ये जॉब वर्कर रिलेटेड है। सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबको याद ही रहेगा 8/2003। इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन नंबर्स ज़रूर लर्न करके याद करके जाइए। बाकी नोटिफिकेशन नंबर्स इतना खास नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर्स एंड रूल नंबर्स जरूर पढ़ के जाइए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर केस स्टडी बहुत सारे केसेस होते हैं, ये तो नाम वगैरह तो याद करना मुश्किल होता है, फिर भी केस का नाम लिखना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ केस का नाम भी याद करके जाइए। एक गुड न्यूज़ यही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में, पर्टिकुलरली टैक्सेस में 2 पार्टीज़ नहीं, एक ही पार्टी होता है। एक ही पार्टी का कंपनी का नाम याद करके जाइए। अदर पार्टी तो
गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, एक ही नाम लिखते हैं ना, एक ही नाम लिखना होता है, केस में एक ही नाम लिखना होता है, पार्टी एसएससी का नाम। डिपार्टमेंट का तो डिपार्टमेंट हमेशा वही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कंपनी कम से कम डिपार्टमेंट का नाम, ये तो केस का नाम, कंपनी का नाम, एसएससी का नाम याद करके जाइए बस। सर्विस टैक्स पे पहले एम्फोसिस देना हमने, क्योंकि सर्विस टैक्स का 50% कवरेज है, मैक्सिमम सर्विस टैक्स का देख ले तो बड़ा एडवांटेज है। बाकी मेन एरियाज, बाकी एक्साइज वगैरह में भी मैं बता दूंगा, उसी से हिसाब से करेंगे। सो सर्विस टैक्स के अंदर एज ए क्विक रिव्यू, सेक्शन 65B इज ए डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन है ना 65B, हेलो, डेफिनेशंस। सो सेक्शन 65B डेफिनेशंस के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस में चेंजेस आए। सो इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम, सबके सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को डिफाइन किया इन्होंने, गवर्नमेंट को डिफाइन किया। सेक्शन 65B क्लॉज 26A, देखो आपके मटेरियल में मिला, 26A मिला, टिक कीजिए। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस एक्ट में डिफाइन किया, इसका मतलब हर जगह ये काम आता है, रूल्स में भी काम आता है, नोटिफिकेशन हर जगह, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये डेफिनेशन यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एवरीवेयर। सिंपली स्पीकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट्स है बस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 65B 40 देखिए, अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो 65B 40 में manufacture or production of alcoholic liquors for human consumption is no longer in the negative list. So now it is taxable. Actually, alcoholic liquor for human consumption मैन्युफैक्चर के अंदर आता है, 66D क्लॉज F के अंदर इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला था 66D नेगेटिव लिस्ट का है ना, सेक्शन याद है आपको, 66D। सो उसमें क्लॉज F मैन्युफैक्चर के, सो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सो गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू मिक्सअप, तो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, नहीं भी लगती है, आज नहीं लगती तो कल लग सकती है, एग्जम्प्टेड गुड्स भी हो, उन्होंने सोचा कि इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे। सिमिलरली सोचा स्टेट सब्जेक्ट है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिकर है, लिकर स्टेट एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज नहीं है। हाँ जी बेटे, हाँ या ना? फिर भी उन्होंने सोचा चलो यार स्टेट सब्जेक्ट पे भी हम नहीं लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट पे सर्विस टैक्स नहीं लगा रहे। फॉर एग्जांपल बैटिंग देखो, लॉटरी देखो, स्टेट सब्जेक्ट है, वो लगा नहीं रहे। जरूरी नहीं कि छोड़ दे, लेकिन अपनी तरफ से लगा नहीं रहे, मगर फाइनली सोचा लिकर पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना हाईली इनएलास्टिक, मतलब टैक्स बढ़ाने से, रेट बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नॉट राइट। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा लिकर पे सर्विस टैक्स भी लगाएंगे, लिकर प्रोडक्शन पे, लेकिन पोर्टेबल लिकर, हर प्रकार का पोर्टेबल लिकर, मतलब बॉटल्स वगैरह में सर्व करते हैं ना, बॉटल्स वगैरह में सर्व करते हैं ना, टेबल सर्विंग वाले बॉटल्स, लिकर बॉटल्स होते हैं ना, पोर्टेबल इसको कहते हैं। पोर्टेबल लिकर पे अब सर्विस टैक्स भी लग सकता है, लगेगा, और स्टेट एक्साइज तो लग ही रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, इसीलिए ये इस डेफिनेशन में इन्होंने हटा दिया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसमें हटा दिया। सो सेक्शन 66DF में बचा क्या है अब? सर्विसेज बाय वे ऑफ कैरिंग आउट एनी प्रोसेस amounting to manufacture or production of goods excluding alcoholic liquors for human consumption. So excluding alcoholic liquors का मतलब alcoholic liquors they are no longer under the negative list and hence now taxable. Okay? And इससे भी ज़्यादा important क्या है, मेगा एग्जम्पशन जॉब वर्कर के द्वारा करवाते हैं, वहाँ भी एग्जम्पशन मिलता है एंट्री नंबर 30 में।
एंट्री नंबर 30C क्लॉज सी में इसी की बात थी, वहाँ भी अमेंड किया, वहाँ अमेंड किया तो एंट्री नंबर 30C देखिए, एंट्री नंबर 30C में ए बी तो वही है जो पहले थे, अब सी पार्ट में चेंज किया। देखिए एंट्री नंबर 30C पार्ट कहते हैं एनी गुड्स एक्सक्लूडिंग alcoholic liquors for human consumption on which appropriate duty is payable by the principal manufacturer, यानी जिन प्रोडक्ट्स पे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है, अप्रोप्रिएट ड्यूटी मीन्स देर इज सम ड्यूटी पेएबल, नील ड्यूटी फुल्ली एग्जम्पशन नहीं चलेगा, अप्रोप्रिएट ड्यूटी इज पेएबल मीन्स पॉजिटिवली सम अमाउंट पे कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब वर्क एग्जम्प्ट है, जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगा जॉब वर्कर, वो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लिक्कर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, विच मीन्स अल्कोहलिक लिक्कर्स पे जॉब वर्कर से करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, अब एग्जम्पशन नहीं है। अल्कोहल लिक्कर्स मैन्युफैक्चर करने वालों की एक्टिविटी अब टैक्सेबल सर्विस है, नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। अब अल्कोहलिक लिक्कर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जॉब वर्कर से करवाओगे, एंट्री 30C के अंदर एग्जम्पशन भी नहीं मिलने वाला है, मतलब क्लियर कर दिया, टैक्सेबल बना दिया। ओके, ना एग्जम्पशन है ना नेगेटिव लिस्ट में, इसका मतलब टैक्सेबल हो गया। सो इस पे ध्यान देना। और नेक्स्ट इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 65B44। अब बता सकते हैं सेक्शन 65B44 क्या डील करता है? सो डेफिनेशन ऑफ सर्विस। अब की बार इसमें डेफिनेशन में चेंज आया, मैं तो समझता हूं कि वो पेपर चेक सेट करने वाला छोड़ेगा नहीं। एक्चुअली आपने देखा डेफिनेशन में ट्रांसैक्शन ओनली इन मनी और एक्शनेबल क्लेम इज नॉट सर्विस, एक्सक्लूड किया ना डेफिनेशन में, पहले से पता है हमें ट्रांसैक्शन ओनली इन मनी और एक्शनेबल क्लेम सर्विस नहीं है ना। लेकिन एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, उसमें इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा चिटफंड एक्टिविटी ट्रांसैक्शन इन मनी है। कमिटी, दिल्ली में इसको कमिटी बोलते हैं, चिटफंड। चिटफंड जानते हैं ना? चिटफंड को इन्होंने कहा कि ये ट्रांसैक्शन इन मनी, सो इसीलिए सर्विस नहीं है। डिपार्टमेंट को बड़ी खुंदक हो गए। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दो बार कि एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी टिकट इज एन एक्शनेबल क्लेम, इज नॉट गुड्स। लॉटरी टिकट, सेल और परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, सेल और परचेज तो हो रहा है, बट कह रहे हैं कि ये तो एक्शनेबल क्लेम है। पेमेंट नहीं देगा, लॉटरी कंडक्ट करने वाले पेमेंट नहीं देगा तो कैसे वसूलेगा? केस करना पड़ेगा। एक्शन मीन्स लीगल एक्शन, लीगल एक्शन, केस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉटरी टिकट का मामला तो ये एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स नहीं है, इसका एक्शनेबल क्लेम है तो सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। अब एज पर द डेफिनेशन सर्विस टैक्स भी नहीं लगेगा, तो फिर लॉटरी टिकट्स वो कैसे होगा? नहीं। तो फिर इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा सेल, प्रमोशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन ट्रांसैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम शल नॉट इंक्लूड। ये एक्सप्रेशन ट्रांसैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम शल नॉट इंक्लूड मीन्स ये आगे जो दो पॉइंट्स बता रहे हैं वो ना तो एक्शनेबल क्लेम माना जाता है ना ट्रांसैक्शन इन मनी माना जाता है। वो क्या है? ऑलरेडी पार्ट 1 पहले भी था, अभी भी है। क्या था वो? फॉरेक्स कन्वर्शन, फॉरेक्स कन्वर्शन फॉर कमीशन, वो तो है ही सर्विस। एंड 2 में क्या बताया? एनी एक्टिविटी कैरिड आउट, यही पे अमेंडमेंट हुआ, इसी पे अमेंडमेंट हुआ। एनी एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है तो सर्विस टैक्स के अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन in relation to or for facilitation of a transaction in money or actionable claim.
सो मनी ट्रांसैक्शन के लिए, एक्शनेबल क्लेम के लिए कोई एक्टिविटी आप कैरी आउट करोगे, पैसे के लिए, कंसिडरेशन के लिए कोई एक्टिविटी करोगे, कुछ एक्टिविटी है, एक्शनेबल क्लेम तो ये भी मना कर रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम पे तो टैक्स नहीं लेंगे। एक्शनेबल क्लेम के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, कोई मनी ट्रांसैक्शन वाला है, ट्रांसैक्शन ओनली इन मनी मानते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके लिए कंसिडरेशन वसूल कर रहे हो, वो तो सर्विस है। यू आर गेटिंग? ट्रांसैक्शन इन मनी आज भी सर्विस नहीं है, लेकिन वो ट्रांसैक्शन इन मनी के लिए कोई एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए पैसा वसूल रहे हो तो, या एक्शनेबल क्लेम के कुछ ऐसा सर्विस दे रहे हो, एक्टिविटी मीन सर्विस, जिसके लिए कंसिडरेशन ले रहे हो, टू दैट एक्सटेंट दैट इज ए सर्विस। प्लस टू बी ऑन सेफ साइड है जोड़ के प्लस कह रहे इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूसिव पार्ट डाल दिया, इंक्लूडिंग द एक्टिविटी कैरिड आउट। टू एक्टिविटीज इन्होंने ऐड किया, आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज by a lottery distributor or selling agent in relation to promotion, marketing, organizing, selling of lottery or facilitating in organizing lottery of any kind in any other manner। देखिए, in relation to number 1 promotion, number 2 marketing, number 2 organizing, number 4 selling of lottery or facilitating in organizing lottery। इनमें कोई भी एक्टिविटी है लॉटरी टिकट से रिलेटेड, ये ट्रांसैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा, इसका मतलब सर्विस होगा। गॉट द पॉइंट? सो सेक्शन में चेंज आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी जीरो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का तो वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। सो टू दिस एक्सटेंट ये तो सर्विस टैक्स लगेगा ही। सेकेंड पार्ट, बाय ए फोरमैन ऑफ ए चिट फंड फॉर कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग ए चिट इन एनी मैनर। चिट फंड कंपनी एक्चुअली कमीशन लेती है 5%। चिट वैल्यू का फुल फेस वैल्यू, फुल वैल्यू होता है ना चिट वैल्यू। रजिस्टर्ड चिट फंड्स मोस्टली स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया यही यूनिफॉर्मली फॉलो करते हैं, मतलब चिट फंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट। फिर भी तो टैक्स तो लेना तो ले ही रहे। कह रहे हैं फॉर एग्जांपल चिट वैल्यू 10 लाख है, मान लो 50 मेंबर्स है, 10 लाख है, 50 मेंबर्स 10 लाख है तो मंथली 20,000 है, फुल अमाउंट 20,000 है, 50 इंटू 20,000 10 लाख हो गया। और लेकिन कोई उठाता है तो लॉस पे उठाता है तो वो अमाउंट डिविडेंड के रूप में बाकी मेंबर्स में बांटते हैं पैसा, लेकिन पहले उसमें से कंपनी 5% ले लेता है। हेलो, 5% ले लेता। फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ लिफ्टेड दी चिट फॉर ए लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज़। 10 लाख का चिट है, 2 लाख के लॉस पे किसी ने उठाया, उसको तो कितना मिलेगा? 8 लाख ही मिलेगा। हेलो, 8 लाख मिलेगा। लेकिन बाकी मेंबर्स को ये 2 लाख रुपया क्या करेंगे? 2 लाख में चिट फंड कंपनी 5% काट देगा अपना। 5% 10 लाख की कमिटी है, 10 लाख की चिट है, 10 लाख का 5% कितना आ रहा है? 50,000। हेलो, आर यू फॉलोइंग मी? 50,000 हुआ। सो 2 लाख में से अपना 50,000 काट के चिट फंड कंपनी बाकी 1.5 लाख रुपया 50 मेंबर्स के बीच में बांट दी है, तो एक एक मेंबर को 3,000 रुपया का फ़ायदा हुआ। 50 मेंबर्स में 3-3 हज़ार करके 1.5 लाख रुपया बट गया। वो लॉस वो बेयर कर रहा है 2 लाख, लेकिन 2 लाख में ये 50,000 लेके बाकी पैसा बांट रहा है। हर महीना ऐसा करता है, हर महीना चिट वैल्यू का 5% चिट फंड कंपनी ये ऑर्गेनाइज करने के लिए रखता है, बैलेंस बांटता है, डिविडेंड जिसको कहते हैं। सो यहाँ पे ये 50,000 चिट फंड कंपनी जो ले रही है ये सर्विस पोर्शन माना जाएगा, इस पे सर्विस टैक्स लगेगा। आपको शायद याद होगा इस लास्ट बजट में इन्होंने क्या किया, चिट फंड कंपनी पे अबेटमेंट मिलता था। नोटिफिकेशन 26 के अंदर अबेटमेंट मिलता नहीं मिलता? कितना मिलता था? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी मेमोरी अच्छी है। 30% मिलता था, 70% पे टैक्स पे करते थे। कितना मिलता था? 30% का अबेटमेंट मिलता था, 70% पे टैक्स पे करते थे। अब वो हटा दिया, पता है? अब टोटल वैल्यू पे सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब 50,000 ये चिट फंड कंपनी ले रही है, 50,000 पे 14.5%। आपके एग्जामिनेशन के लिए 14% है, बाहरी दुनिया में तो 14.5% चल ही रहा है। ये चिट फंड कंपनी
जिसने बिड किया उससे वसूल, उससे काट के पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स है ज़बरदस्ती। अपना 50,000 फिर भी अपने पॉकेट में रख लेगा। 50,000 पे 14% कितना, 7,000 प्लस। बिडर होता है ना, जिसने 2 लाख का लॉस पे उठाया, कमिटी उठाया, उससे वसूलेंगे। सो अब चिटफंड एक्टिविटी पे अबेटमेंट नहीं है, टोटल वैल्यू पे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ ओके। सो अब क्लियरली कह दिया कि फोरमैन जो चिटफंड कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग ए चिट इन एनी मैनर, फोरमैन जो वसूल कर रहा है वो अब सर्विस एक्टिविटी माना जाएगा, उस अमाउंट पे सर्विस टैक्स लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस में, डेफिनेशंस पार्ट में ये देख लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन 66B, 65 हो गया, 65B। 66B में चार्जिंग सेक्शन है ये, और चार्जिंग सेक्शन में क्या चेंज किया, टैक्स रेट चेंज किया। सो कितना लगता है अब, 14%। पहले था 12% और अब 14% है। और सेस लगेगा क्या, नो, अब एजुकेशन सेस नहीं लगेगा सर्विस टैक्स में भी, केवल कस्टम्स में लगेगा। तो एजुकेशन सेस नहीं लगेगा लेकिन 14% लगेगा, मगर स्वच्छ भारत सेस में एग्जामिनेशन के बाद लगना शुरू करेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, राइट। सो वो चेंज किया गया 16। व्हाट अबाउट स्वच्छ भारत सेस, अभी तो मे एग्जामिनेशन के लिए, अच्छा दोज अपीयरिंग आफ्टर May 16, मैंने तो दे दिया, छोड़ दो, हाँ मैंने दे दिया। नवंबर वालों के लिए इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन भी इशू किया। रूल 67, रूल 67A, रूल 67B, रूल 67C, सुना आपने, सर्विस टैक्स रूल्स 1994। मैं क्या कह रहा था, सर्विस टैक्स रूल्स 1994 में रूल 6 पेमेंट वाला, रूल 67 क्लॉज 7, रूल 67A तो कंपोजिशन स्कीम है ना, एयर ट्रैवल एजेंट है, कंपोजिशन स्कीम में पे कर सकता है। 0.6 की जगह 0.7 हो गया ने लोकल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, और 1.4% हो गया 1.2 की जगह, चेंजेस है ना। और 67A LIC प्रीमियम पे, LIC में सर्विस टैक्स पे करने का, हाँ जी याद है, एयर ट्रैवल एजेंट का, ये क्या बोलते हैं, फॉरेक्स का, लास्ट क्या है, लॉटरी 67 से अभी आया भी था, IPC में आ गया, IPC में ना, IPC इस बार आया, लेकिन उनके लिए ओल्ड स्कीम अप्लीकेबल है, लेटेस्ट स्कीम के हिसाब से आपको लिखना। वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के अंदर पे कर रहे हो ना, सेक्शन 67 के अनुसार तो नहीं पे कर रहे हो, तो इसके लिए कहा गया स्वच्छ भारत सेस कैसे कैलकुलेट किया जाए। वो कहते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स जो भी निकलता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर 67A, 67B और C एज द केस में भी, वो अमाउंट को 14 से डिवाइड करो। टैक्स रेट तो 14% है ना, उसको 14 से डिवाइड करो टैक्स अमाउंट को। फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट है 12,800 बोला इन्होंने, से आपका पे आउट रेशियो 80% से कम है, मतलब 100 रुपया लॉटरी टिकट्स बेचोगे, 100 वो आपका प्राइजेस के रूप में लेस देन 80% बांट रहे हो, मतलब 70-75% बांट रहे हो, बाकी 25% रिटेन कर रहे हो। 100 रुपया वसूलते हो, 75% 75 रुपीज़ टिकट्स में, मतलब प्राइजेस के रूप में बांट रहे हो, मतलब 25 रुपीज़ रिटेन कर रहे हो, मतलब लेस देन 80% पे आउट है, तो 12,800 है पर 10 लाख्स। एक 10 लाख एक यूनिट है, कंपोजिशन रेट है, लॉटरी टिकट्स उसमें पे कर रहे हैं, आपका 12,800 रुपीज़ सर्विस टैक्स लगा, वो तो है ना, टैक्स पे कर रहे हो ना, आपका 10 लाख से लॉटरी टिकट्स आपने बेचा, पे आउट रेशियो लेस देन 80% है, अमाउंट कितना सर्विस टैक्स लमसम में उन्होंने फिक्स कर दिया 12,800। ओके, सो 12,800 है, सो 12,800 को इसका सेस, स्वच्छ भारत सेस कैसे जोड़ना वो सुझाव देते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर वैसे 0.5% जोड़ तो सकते हो, अदरवाइज तरीका बताया इन्होंने, इसको 14 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करो,
14 पार्ट्स में डिवाइड करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करो। अभी रिसेंटली नवंबर में ये नोटिफिकेशन आया, ये चेंज 1 जून से हैं। ये चेंजेस तो मई एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन स्वच्छ भारत से आपको जोड़ना नहीं। बस जब जोड़ना ही नहीं है तो फॉर्मूला सीखने की क्या ज़रूरत है, समझ गया ना? हाँ, अदरवाइज ये अप्लीकेबल है मई एग्जाम के लिए, स्वच्छ भारत से नॉट अप्लीकेबल। सो ओके, नाउ सेक्शन 66B में चार्जिंग सेक्शन में यही बताया 14% टैक्स है। ओके, एंड बी के बाद सी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सर्विसेज में कोई, उसमें क्या होता, कुछ नहीं होता। 66D में है नेगेटिव लिस्ट, 16 सर्विसेज है। देर आर 16 सर्विसेज विच आर अंडर द नेगेटिव लिस्ट। यहाँ आपके पास कोई चॉइस ऑप्शन नहीं है, रटना ही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आईपीसी के लिए, फाइनल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनीवे, अब ये अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हटा दिया, अब टैक्सेबल हो गया। इवेंट्स, एम्यूजमेंट्स एट्सेट्रा वो स्टेट सब्जेक्ट मान के इनकी कदर करके नेगेटिव लिस्ट में पहले डाला था, अब नहीं, धीरे धीरे करके कहते हैं कि अब इवेंट्स, एम्यूजमेंट्स वगैरह वगैरह इसके अंदर नहीं आता। हाँ जी, 1 मिनट, इसके अंदर नहीं आता, अब टैक्सेबल है। लेकिन याद रखना, एंट्री नंबर 16 मैंने दिया मटेरियल में, एंट्री नंबर 16, एंट्री नंबर 45, 46, 47 मेगा एग्जम्पशन में चेक कीजिए। एंट्री नंबर 45, 46, 47 लास्ट 3 एंट्री नंबर्स, एंड एंट्री नंबर 16 को पूरा चेंज किया इन्होंने मेगा एग्जम्पशन में। मैं क्या कह रहा था, एंट्री नंबर 16, एंट्री नंबर 45, 46, 47, टू दैट एक्सटेंट द इवेंट्स एंड एम्यूजमेंट एक्टिविटीज आर एग्जम्प्ट, बाकी सारे एक्टिविटीज टैक्सेबल है। पहले तो जितना कहा उतना सारा नेगेटिव लिस्ट में था, नॉन टैक्सेबल था, वो अब टैक्सेबल हो गया, बट सब्जेक्ट टू मेगा एग्जम्पशन गिवन अंडर एंट्री 16, 45, 46 एंड 47। ये पढ़ के जाना, टू दैट एक्सटेंट एग्जम्प्ट है, बाकी एम्यूजमेंट्स, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह टैक्सेबल है। ठीक है जी। सो नेगेटिव लिस्ट में मेनली इस पे ध्यान दीजिए। 66F, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन हैज़ बीन इंसर्टेड अंडर द सेक्शन। एक इलस्ट्रेशन इन्होंने डाला। सो सेक्शन 66F सर्विसेज का स्कोप बताता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने नहीं पढ़ा ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसका POPSR आपका आईपीसी सिलेबस में नहीं है, फाइनल में है POPSR। ये प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रूल्स का स्कोप इसके चलते समझ में आएगा, अदरवाइज दिस इज़ अ लिंक टू एवरीवेयर। जैसे सेनवेट क्रेडिट स्कीम एक्साइज सर्विस टैक्स के लिए तो लिंक है, वैसे 66F सर्विस टैक्स के लिए लिंक है। इंटरप्रिटेशन 3 पार्ट्स में है सेक्शन 66F। फर्स्ट पार्ट कहता है एक पर्टिकुलर सर्विस नेगेटिव लिस्ट के अंदर है या एग्जम्प्ट है, इसका मतलब ये नहीं इससे एसोसिएटेड सर्विसेज भी नेगेटिव है, जरूरी नहीं है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट कोर्सेज कंडक्ट कर रही है, क्वालिफिकेशन मिल रहा है, इसके चलते सर्टिफिकेट मिलता है, तो दिस इज अंडर नेगेटिव लिस्ट, है ना। सो ICAI जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये नेगेटिव लिस्ट में, लेकिन ICAI किसी से सर्विस लेती है तो, बिल्डिंग रेंट पे लेती है तो वो भी नेगेटिव मानते हैं क्या? नो, वो बंदा सर्विस टैक्स वसूल कर सकता है। सिमिलरली सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज ले रही है ICAI कहेगा हमारा सर्विस नेगेटिव लिस्ट में, इस पर भी टैक्स लगना नहीं चाहिए, नो। वो उसके लिए इन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दिया, जरूरी नहीं है उसका मीनिंग वही है, फिर भी नेसेसरली उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया। कहते हैं RBI सर्विसेज आर एग्जम्प्ट। कैसे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, टू तो नहीं है ना, बाय बोला इन्होंने। RBI कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे तो नेगेटिव लिस्ट में, टैक्सेबल नहीं है।
आरबीआई किसी से टैक्सेबल सर्विस ले रही है तो बैंक है, बैंकर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, फॉरेक्स मैटर्स वगैरह वगैरह में आरबीआई का काम कर रहा है। आरबीआई कैनॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। हेलो, आरबीआई हर जगह हर शहर में ब्रांच ओपन करके बैठ सकती है क्या? फॉरेक्स वगैरह वगैरह मैटर्स, कुछ मैटर्स डील करने के लिए आरबीआई की तरफ से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सम अदर बैंक विल बी एक्टिंग समटाइम्स एज एन एजेंट। वो आरबीआई के फंक्शंस ये कर रही है। तो बैंकर फ्री में थोड़े ही करेगा, तो चार्जेस लेगा, सर्विस चार्जेस ले रहा है आरबीआई से, ले रहा है वो भी नेगेटिव है क्या? आरबीआई के अपने सर्विसेज नेगेटिव है, लेकिन आरबीआई किसी से सर्विस लेगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड, द कोलेटरल ट्रांसैक्शंस विल नॉट गेट अफेक्टेड। सो यहाँ पे बैंकर टू आरबीआई सर्विस पे सर्विस टैक्स लगेगा 66F1 के मुताबिक। फिर भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखो इलस्ट्रेशन में क्या दिया, दी सर्विसेज बाय आरबीआई बीइंग द मेन सर्विस विद द मीनिंग ऑफ सो एंड सो doesn't include any agency service provided or agreed to be provided by any bank to RBI। समझ गए? हाँ, जस्ट विवरण के लिए, ऐसा कोई विवरण कोई क्वेश्चन आ गया तो चलो सेलिब्रेट करो, वो तो ऐसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 66F IS 67 में सेक्शन 67 इज ए वैल्यूएशन सेक्शन, राइट? वैल्यूएशन सेक्शन, वैल्यूएशन सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट को इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपने सेक्शन 67 पढ़ा होगा 3 पार्ट्स में। एक तो कहते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में है, सर्विस है, फॉर कंसिडरेशन है, वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो ग्रॉस वैल्यू ले लो, ग्रॉस वैल्यू ले लो। एसर्टेनेबल है मगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो, या पार्टली मॉनेटरी टर्म्स में, पार्टली नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, कैश एंड काइंड है, ऐसा कुछ है, डोंट वरी, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करो, मनी इक्विवेलेंट है ना। सो कंसिडरेशन ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स ले लो, वो तो बहुत इजी है। टैक्स अलग से दिखाया नहीं तो रिवर्स कैलकुलेशन से करो, इंक्लूसिव मान के चलो, वो भी इजी है। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, उसके लिए तो वैल्यूएशन रूल्स बनाया। वैल्यूएशन रूल्स सेंट्रल एक्साइज जैसा बनाया, कहते हैं वेयर वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल, जहाँ एसर्टेन ही नहीं कर सकते, रूल्स के माध्यम से करो। किया ना? रूल 3 तो जनरल प्रिंसिपल्स दिया इन्होंने, सिमिलर सर्विसेज का वैल्यू लगाओ करके, राइट? सिमिलर सर्विसेज का नहीं है तो आप डिक्लेयर करो, आप बताओ कितना है, लेकिन बिलो कास्ट नहीं होना चाहिए, यही तो प्रिकॉशन है। और स्पेशल केसेस तो ऑलरेडी दिया इन्होंने 2A 2B 2C में, रूल्स में। हेलो, 2A 2B 2C फाइनल के विद्यार्थी 2A वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। रूल 2A, एक तो नॉर्मल एंड दूसरा कंपोजिशन स्कीम, 2A1 2A2 एंड 2B कौन सा फॉरेक्स है, 2C फूड प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स वगैरह सा, सर्विस प्लस गुड्स पोर्शन है। लेकिन रूल 4 तो छोड़ो, सीईओ को अथॉरिटी मिला है। रूल 5 6 आपने पढ़ा, रूल 6 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट है। रूल 5 में क्या क्या इंक्लूड करना, क्या क्या एक्सक्लूड करना बताया गया। रूल 6 में भी तो बताया, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, ये तो पढ़ते पढ़ते अनासिन या सैरिडान लेना पड़ता है, मगर इम्पोर्टेंट है। हेलो, मगर इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ पे रूल्स में बहुत हेडेक होने लगा गवर्नमेंट को। हेडेक क्यों हो रहा था? डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर गिविंग डिफरेंट verdicts. What is value? What is to be included in value? What is not to be included in value? फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने 2 आर्टिकल क्लर्क्स को लेके जयपुर से उदयपुर पहुंचा ऑडिट करने के लिए, राइट? जयपुर टू उदयपुर शायद ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है, नज़दीक है? हाँ दूरी है, बढ़िया, हाँ एग्जाम्पल सही है फिर। सो उदयपुर, यहाँ से वहाँ ट्रेन
ट्रेन चार्जेस, वहाँ रात को कहाँ जाओगे तो लॉज बुक किया, रूम बुक किए तो बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्च हुआ, तो ज़्यादा नहीं हुआ, 10,000 खर्च हो गया। अगले दिन कंपनी में पहुंच गए, वो तो उनका गेस्ट हाउस है, आगे से कोई बात नहीं। अब ये 10,000 प्लस टोटल ऑडिट कंप्लीट किया, बिल बनाया तो 80,000 का बिल है, 80,000 प्लस टैक्स वाट एवर इट इज। ये 10,000 पार्ट ऑफ द वैल्यू है कि नहीं? ये 10,000 वो रीइंबर्स कर रहा है। सर जी समझदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो और कौन करेगा? तो टैक्स प्लानिंग सबको सिखाता है। 80,000 ऑडिट फीस, रीइंबर्सेबल चार्जेस ट्रैवलिंग एट्सेट्रा 10,000, टैक्स 80,000 पे लगा देगा ना? हाँ, लगा के। तो ये चक्कर बहुत है ज़्यादा। रीइंबर्सेबल, ये तो रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है? मैंने खर्च किया और वो मेरे को वापस मिल रहा है। आपकी तरफ से मैंने खर्च किया था, वो मेरे को पैसा वापस मिल गया, बस इतना है। रीइंबर्समेंट वही है उसी सेंस में। सो रीइंबर्समेंट चार्जेस के नाम पे ये नॉन टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नो ये तो टैक्सेबल है। और कुछ बॉम्बे दिल्ली हाई कोर्ट है, कुछ और 2-3 हाई कोर्ट्स का कहना था, ये केरला हाई कोर्ट का भी था। हाई कोर्ट्स का कहना था, एक हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये प्रोविज़न, ये ऐसे चार्जेस इंक्लूड करने के लिए रीइंबर्सेबल चार्जेस इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, ये तो इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 67। सो इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 67 का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज़ इनवैलिड, मतलब ये चार्जेस टैक्सेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ये तो रीइंबर्समेंट के नाम पे टैक्सेबल चार्जेस पे टैक्स अवॉइड कर रहे लोग, स्किप कर रहे लोग, नहीं, हम चाहते हैं कि ये भी लगे। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था? एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इन दी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज मीन्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उदयपुर में जू देखने के लिए, जू पार्क देखने के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, अपने आर्टिकल क्लास को लेके घूमने के लिए जा रहे हैं, किला वगैरह फोर्ट वगैरह देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं क्या? साइट सीइंग के लिए जाना है तो फैमिली के साथ जाता है, आर्टिकल क्लर्क्स को क्यों लेके जाता है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेके जा रहा है। ये ट्रैवलिंग सर्विस के लिए तो हुआ, इन कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग है कि नहीं? वो लॉजिंग बोर्डिंग एक्सपेंसेस इन कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग है कि नहीं? गवर्नमेंट का यही मुद्दा था, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इवन इफ दे आर रीइंबर्स्ड सेपरेटली दे हैव टू बी पार्ट ऑफ वैल्यू। कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ये तो चलता रहता है। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया था? रूल्स में चेंज किया तो फिर गड़बड़ हो सकता है, सीधा पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट में अपोज करने वाला कौन होता है? ऐसी चीज़ों पे अपोज नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 67 में एक्सप्लेनेशन को अमेंड करके कुछ डाल दिया। अब आगे कहते हैं कि रीइंबर्सेबल होने से आप बिल में सिंपली रीइंबर्सेबल दिखा के, अलग से दिखा के टैक्सेबल वैल्यू में ना जोड़ने से नहीं चलेगा। एनी एक्सपेंसेस वेदर रीइंबर्सेबल आर नॉट गवर्नमेंट चेक करेगा, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, बट अदरवाइज एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस will become a part of value even if they are shown separately, even if they are treated as reimbursable amounts, still they are part of value। यही गवर्नमेंट का मुद्दा था। इसको मजबूत बनाने के लिए अब एक्सप्लेनेशन को अमेंड किया। एक्सप्लेनेशन में 67 इन द एक्सप्लेनेशन फॉर क्लॉज ए कंसिडरेशन इंक्लूड्स, पहले यही था, पार्ट 1 ही था, एनी अमाउंट दैट इज पेएबल फॉर द टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड, इतना ही था पहले। अब ये जोड़ दिया 2-3। 2-3 का थोड़ा सा मैं समझाऊं, तो वो लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको समझाऊं, काफ़ी समझा दिया मैंने सेंस। एनी रीइंबर्सेबल एक्सपेंडिचर, वो देखो डिलिबरेटली जानबूझकर ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रीइंबर्स करके तो टैक्स नहीं लगा रहे, इसलिए एनी रीइंबर्सेबल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट incurred by the service provider and charged
इनकर्ड ही नहीं बल्कि चार्जड। ये बंदा 80,000 ऑडिट फीस और रीइंबर्सेबल बोर्डिंग लॉजिंग 10,000 बिल में दिखा दिखा के वसूल रहा है, चार्जड भी। चार्ज नहीं करता तो कोई टेंशन नहीं। सो एंड चार्जड इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एग्रीइंग टू प्रोवाइड ए टैक्सेबल सर्विस इन द कोर्स ऑफ, ये तो देखा लॉ इज वेरी पर्टिकुलर, इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एग्रीइंग टू प्रोवाइड एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब रीइंबर्सेबल एक्सपेंडिचर कोई होगा इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, यदि वो चार्ज कर रहा है वो तो इंक्लूड ही करो, कंसिडरेशन इंक्लूड्स दैट आल्सो एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने कह दिया ये नहीं है ये नहीं है, वो छोड़ के रीइंबर्सेबल अमाउंट इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। देखो पेमेंट तो करेगा ये बंदा, वो भी वसूल करेगा, वसूल कर रहा है, वेदर इट इज ए वेदर या एज ए पार्ट ऑफ सर्विस करके कर रहा है या रीइंबर्सेबल करके कर रहा है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस है, वो नेचर लिंक देखते हैं जिसको कहते हैं नेक्सस, नेक्सस देखते हैं। सो जो चार्जेस आप क्लाइंट से कस्टमर से वसूल कर रहे हो वो इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस है या एज ए प्योर एजेंट है। प्योर एजेंट है तो फॉर एग्जांपल रूल 5 देखो, प्योर एजेंट है भाई, आप किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके चक्कर लगा के तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जमा किया आपने, स्टैम्प ड्यूटी पे किया, मेमोरेंडम आर्टिकल्स छपवाया, लेकिन कंपनी बड़े लोग हैं तो आपने कंपनी से मांगा नहीं पैसा, यार मुश्किल से 1,000 2,000 5,000 का खर्चा है, कितने छपाना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम 10,000 तो नहीं है ना। आपने वो हाँ सारा एक्सपेंडिचर पे करके आपने बिल बनाया, प्रिंटिंग चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एट्सेट्रा यू हैव इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, वो रीइंबर्सेबल है। वो यू कैन से you have incurred on their behalf as a pure agent, क्योंकि रूल 5 देखो, रूल 5 के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह प्योर एजेंट जैसा है वो तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज इन दी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो समझेंगे कि पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है, उस पर सर्विस टैक्स लेना चाहेंगे। इसीलिए टू बी ऑन सेफ साइड अब जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजन है वो नलिफाई हो जाएंगे। अब आगे डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स होने लगेंगे, फिर केसेस लगेंगे, केस चलते रहेंगे, वो अलग बात है। बट इन दी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस को अब कंसिडरेशन माना जा सकता है क्योंकि अब अमेंडमेंट किया इन्होंने। और आगे नेक्स्ट देखो, एनी अमाउंट रिटेन्ड बाय द लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट, क्योंकि लॉटरी एजेंट का तो कुछ अमाउंट रिटेन करता है। फॉर एग्जांपल लॉटरी एजेंट को आपने 1 लाख रुपए के टिकट्स दिए, वो 1 लाख रुपए टिकट्स के लिए तो क्या करेगा, 90,000 पकड़ा देगा आपको। 10,000 ही इज रिटेनिंग एज, कुछ भी समझो, कमीशन समझो, डिस्काउंट समझो, कुछ भी समझो। वो 1 लाख में बेच रहा है, 90,000 आपको पकड़ा रहा है, ही इज रिटेनिंग 10,000, सो दैट इज आल्सो ए कंसिडरेशन। इसका मतलब वो रिटेन्ड अमाउंट पे भी सर्विस टैक्स लगाओ, कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड कंसिडरेशन को एक्सपेंड किया इन्होंने डेफिनेशन के द्वारा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन, बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन 94 को भी इन्होंने अमेंड किया।